नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक किस तरह का रहने वाला है शेयर बाजार। मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट सोमवार को गैप डाउन होगी या गैप अप होगी। इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो हमें मिलते हैं हमेशा सुभाष जी से। और सुभाष जी का जो विश्लेषण होता है पूरे सप्ताह के लिए होता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक के लिए होता है। और हम पहले ही आपको बता देते हैं, आज हमेशा वैसे हम बाद में कहते हैं, लेकिन हम पहले ही बता दें कि ये जो भी विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, जो हम सुभाष जी रेंज देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो किसी भी तरह की खरीद फरोख्त की सलाह नहीं देखते हैं। ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहते हैं, ना वो ट्रेड के लिए कहते हैं, ना पोजीशन बनाने के लिए रिकमेंड करते हैं। ये सिर्फ एक इनिशियल एनालिसिस है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है वो समझ सके और बाजार में क्या होने वाला है वो समझ सके, ताकि जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई सलाह लें, मशवरा लें और वो आपको कुछ बताएं तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उनसे उनका समाधान ले सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुभाष जी का स्वागत करते हैं इस ना रुकने वाले कार्यक्रम में, जो पिछले 2.5 सालों से लगभग चल रहा है। और हम लोग बात कर रहे थे कि आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ, मतलब कोई भी ऐसा वीक नहीं हुआ जब ये प्रोग्राम रुका हो। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्यूवर्स की फॉलोअरशिप बढ़ रही है तो उसके लिए और वो धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल वो बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि जो आप एनालिसिस देते हैं, विश्लेषण देते हैं और पूरे मार्केट के बारे में बताते हैं, हर सेक्टर के बारे में बताते हैं और जो ग्लोबल क्यूज हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट दिस वीक भी, अगर हम इस प्रोग्राम का नाम, नॉट मार्केट दिस वीक, मार्केट नेक्स्ट वीक, अगर इस प्रोग्राम का नाम रख दें तो भी कोई बुराई नहीं होगा। तो सुभाष जी, अगर हम अभी देखें तो किस तरह का हम जो पिछला वीक रहा है उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखो जी, पिछला वीक जो हमारा क्लोज हुआ है निफ्टी 50 25,722 पर क्लोज हुआ। जी। तो क्या है कि इन्वेस्टर्स भी प्लस भी थे, नेगेटिव भी पॉइंट थे बहुत सारे। फेड रेट ने 25 पैसा रेट कट भी किया, लेकिन साथ में ये बोल दिया कि दिसंबर में मोर लाइकली है कि रेट कट नहीं होगा फर्दर, जो कि जी। मार्केट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स 25 पैसा और दिसंबर में उम्मीद कर रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ जो बॉन्ड यील्ड है, ट्रेजरी यील्ड है, वो इन्फ्लेटेड ही रहे, घटे नहीं। ओके। मतलब 25 पैसा घटा के भी मार्केट आउटलुक जो मैं रेट का फर्दर हॉकिश टोन बोलते हैं उसको, तो वो हॉकिश टोन रही। तो उसका इम्पैक्ट ओके। मार्केट में ज्यादा नहीं आया तेजी की तरफ। और ओके। यदि हम तो देखें, हाँ, जीएसटी कलेक्शन हाँ जी। देखें, हाँ जी, तो ये हमारा जी। 1,93,000 करोड़ हुआ है अक्टूबर का। तो ओके। जो कि ईयर ऑफ ईयर 1.89 लाख करोड़ से अच्छा है। मतलब रेट कट 22 सितंबर को रेट कट हुआ था, तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम फिगर है। और जैसे जी। मारुति वगैरह है, मारुति की टर्नओवर तकरीबन 2 लाख गाड़ियां, छोटी गाड़ियां बिकती थी, वो 4 लाख के करीब बिकी है नहीं। ओके। छोटी गाड़ियों में काफी तेजी से सेल पिकअप हुआ है। तो मतलब और जिनमें जीएसटी कम हुआ, जिसमें जीएसटी की दरें 28% से 18% आ गई है, उनमें सेल बढ़ी है। हाँ जी, जी। तो तो जीएसटी सुभाष जी, अगर हम, रैशनलाइजेशन, हाँ, हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो यानी कि जीएसटी जो ये रैशनलाइज जीएसटी का, जी जीएसटी सुभाष जी आप बात करिए, रैशनलाइजेशन मैं में कुछ हुआ था। 28% की लिमिट हटा दी है और 12% की। तो मतलब जी। 18 और 5 मेनली दो स्लैब रखे थे। और अ, इसमें जो इम्पैक्ट आ रहा था गवर्नमेंट का, 2-2.5 लाख करोड़ का इम्पैक्ट आ रहा था। तो इससे ये फील हो रहा था कि भी जो ट्रम्प के टैरिफ लगे हैं, तो उससे जो नेगेटिविटी आई है, तो ये इतनी बढ़िया पॉजिटिविटी जी। आम पब्लिक के अंदर आ जाए कि वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए या कम हो जाए। और वो तो ट्रेड जी। डील तो हमारी अभी चल रही है। और चाइना की और यूएस की ट्रेड डील अभी कुआलालंपुर में
तकरीबन 100 मिनट की करीब बातचीत हुई है। तो हाँ जैसे जी। चाइना ने कहा था कि भी रेयर अर्थ आइटम्स हैं, वो हम जी, यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जी। उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और हर कंट्री से वो सर्टिफिकेट ले रहा था कि जो हम आपको ये रेयर अर्थ दे रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ये आप सर्टिफिकेट दो कि आप यूएस को नहीं बेचेंगे फर्दर। तो हुँ, वो अब 1 साल के लिए वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी। इसी प्रकार जो यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, वो जो टैरिफ बढ़ाया था, वो टैरिफ हटा दिया 1 नवंबर से, बल्कि 10% जो पहले ऑलरेडी टैरिफ था, उसमें एवरेज टैरिफ 10% कम कर दिया। तो एक तरीके से ये बड़ा पॉजिटिव है। तो ट्रम्प इज हैप्पी विद द डील 1 साल के लिए, और हर साल ये नेगोशिएशन होगा क्या भी टैरिफ क्या होना चाहिए, और ये रेयर अर्थ आइटम हम वो कितना एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो 1 साल के लिए ये चीज़ हो गई है। अब आपका क्वेश्चन ले लीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अब जिस तरह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो मुलाकात हुई है, तो इसका इम्पैक्ट क्या भारत के जो चाइना के साथ संबंध थोड़े से मधुर हो रहे थे, उस पे किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखो, ये डिप्लोमेसी है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम चाइना से रिलेशनशिप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हम अमेरिका से इम्प्रूव नहीं करेंगे। हम वी आर फ्री। हमारी डिप्लोमेसी में हम कभी इस तरह से काउंटर नहीं करते, भई तुम्हारा जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन होगा, या कोई चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं है हम वो नहीं करेंगे। हम फ्री हैं। और जी, कहीं भी हमारे चाइना के साथ जब एग्रीमेंट या बातचीत हो रही थी या रिलेशन इम्प्रूव हो रहे थे, तो हमने यही कहा था चाइना से हम इम्प्रूव करेंगे। अब वहाँ चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट भी कर रहे हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इंडिया फर्दर भी ऑर्डर दे रहा है, वो भी इंडिया से बहुत सारे आइटम नए खरीद रहे हैं। तो ये रिलेशंस तो इम्प्रूवमेंट है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये मतलब ओके, यूएसए से हमारा रिलेशन बेटर हो रहा है, तो ये कतई नहीं है कि चाइना से खराब होगा या इस इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी बिल्कुल ठीक है, करेंसी, हाँ, बिल्कुल। करेंसी जो ब्रिक्स कंट्रीज की हम सोच रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज की अल्टरनेटिव करेंसी डेवलप हो जाए, उस पे भी काम चल रहा है। और इंडिया की करेंसी भी दूसरे देशों से काम वो ट्रेड करें इंडियन करेंसी में, उस पे भी काम चल रहा है। तो ये उस पे ही काम हाँ। बिल्कुल। तो सुभाष जी, अब एक चीज़ बताइए थोड़ा-सा, और फिर अभी आपकी से रेंज लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्वार्टर 2 के जो अभी रिज़ल्ट आए हैं लास्ट वीक में, वो किस तरह से आए हैं और उसका मार्केट पे किस तरह से असर पड़ रहा है? और अभी मेजर रिज़ल्ट किसके-किसके भी आने बाकी हैं जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं? देखो, रिजल्ट मिक्स है। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि खराब है, ऐसा भी नहीं है बहुत अच्छे हैं। कुछ जी, कंपनियों ने अच्छे किए, कुछ कंपनियों के खराब रहे, है नहीं? लेकिन ये है कि नेक्स्ट जो 2 क्वार्टर है वो एनकरेजिंग है, और उसमें लगता है कि मैं अच्छा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएँगे, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है, आईएमएफ ने भी जीडीपी को रिवाइज़ किया है। वो जी। पहले 6.4% थी, अब वो 6.6% कर दी है। आरबीआई ने तो पहले ही रिवाइज़ कर दिया था 6.5 से 6.8%। हुँ। जीडीपी रिवाइव होती है तो इसका मतलब यही होता है इकोनॉमी इज़ डूइंग बेटर। और तो अभी हम जब 6.5 बोल रहे थे, तब ये था कि भई सेकंड क्वार्टर भी हल्का रहेगा, थर्ड भी हल्का रहेगा, फोर्थ भी हल्का रहेगा। तो ये मतलब फर्स्ट क्वार्टर ठीक था, तो मतलब उम्मीद नहीं थी। लेकिन अभी उम्मीद है कि ये आने वाला टाइम बेटर है, और मैं तो समझता हूँ 6.8 का भी 7% तक जाने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, जी, आपको लगता है 7% को क्रॉस कर जाएगी? कर जी। जाएगी। कर जाएगी। अब सुभाष जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, अभी आपसे रेंज ले रहा हूँ
लेकिन जो भी अगर हम सेक्टर्स की बात करें, अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, जीएसटी के जो रेट चेंज हुए हैं 28 से 18 हो गए हैं, या जो भी बड़ी वालों को छोड़ दें, बट जिस तरह से आपने भी मारुति की सेल्स की बात करी है, छोटी गाड़ियों की सेल्स में जिस तरह से बढ़त की बात करी है, तो इससे क्या ऑटो सेक्टर मजबूत होने की और संभावना दिखाई देता है? ऑटो सेक्टर्स के जो अगर कोई जो महत्वपूर्ण जो प्लेयर्स हैं, उनके शेयर्स की रेट बढ़ने की संभावना दिखाई देती है? हाँ जी, देखिए ऑटो सेक्टर में ऑटो सेक्टर में जो छोटी गाड़ियां बना रहे हैं उनमें सेल पिकअप होगी, जैसे मारुति ओके। है ना। बड़ी थोड़ी सी बड़ी गाड़ियां 10 लाख से ऊपर हैं, उनमें इतना फर्क नहीं है। और जो छोटे स्कूटर हैं, छोटी मोटरसाइकिल्स हैं, लो प्राइस जो है, उनमें सब में बेटर रहेगा। तो वो जो कंपनियां हैं उनके शेयर बेटर रहेंगे। मारुति सबसे ज्यादा बेनिफिटेड में है, ओके। बाकी इतने बेनिफिट में नहीं है। रेट सब जगह रैशनलाइज हुआ है नहीं, रेट लेकिन सब ये है जगह कि इसमें है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तो जितना बेनिफिट मारुति को भी लग रहा है उतना और में नहीं है। तो ऑटो बिल्कुल, सेक्टर मारुति मारुति आई थिंक सबसे ओवरऑल पुरानी कंपनी है, और मतलब कहते हैं ना, वो विश्वसनीय कंपनी है सभी लोगों की, और खासतौर से छोटे सेगमेंट में अगर हम बात करें, अब हम क्योंकि हर आदमी इस अगर कोई पहली गाड़ी भी खरीदना चाहता है, कहता है मारुति लेनी है, तो मतलब एक वो उसका विश्वास जमा हुआ है। तो लेकिन अगर हम इसी बात, जिस तरह से आपने बात करी, तो जो टाटा और महिंद्रा की जो हमारी स्वदेशी ब्रांड्स हैं, उनका मार्केट में किस तरह से अभी अस्तित्व बन रहा है? क्या ये तेजी से बढ़ रहे हैं? और उसके मुकाबले जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, जैसे एमजी हो गई और सिट्रॉन हो गया, और ना जाने जो छोटे सेगमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उसके मुकाबले ये दोनों कंपनियां कहाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं? देखो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी कई चीज़ें बेटर हो रही है नहीं? तो इनकी कॉस्टिंग घट रही है, बैटरीज की घट रही है, सोलर पैनल की घट रही है, कई इंपोर्ट आइटम्स थोड़ा सस्ता हो रहे हैं, कस्टम ड्यूटी भी है नहीं रैशनलाइज हुई है। तो मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी, है ना? तो पॉजिटिव है। लेकिन आप ये देखो, मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ, अभी आपने मेरे से ऑटो के बारे में पूछा था, तो ऑटो इंडस्ट्री का शेयर 1% घटा है। अच्छा। हाँ, तो प्राइवेट अगर बैंक सेल तो सेल सेल अगर बढ़ी है, तो शेयर शेयर क्यों घटा है? नहीं, मतलब मारुति का शेयर बढ़ा है, लेकिन बाकी हाँ। सभी कंपनियों में नहीं है। तो मैं तो ये बता रहा हूँ। अच्छा, रेट बढ़ने को तो रेट पहले जैसे न्यूज आई रेट बढ़ गया, लेकिन हमेशा हर हर टाइम बढ़ेगा ऐसा नहीं होता। वो एक ओके। बार इम्पैक्ट आ गया, 22 सितंबर हाँ, को एप्लीकेबल था जीएसटी। यानी कि उसके जो बाद अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आ गया, फिर मामला वैसे ही चल रहा है। हाँ, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। जैसे पिछले वीक पीएसयू बैंक 4.7% बढ़े, क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट है ना एफपीआई की जो लिमिट है पीएसयू बैंक में, उसको और बढ़ाने की सोच रही है। तो इस न्यूज से स्टेट बैंक, कनारा बैंक, जो जो बैंक हैं पीएसयू, उनमें 4.7% का ग्रोथ हुआ है। ऑयल एंड गैस 3% बढ़ा, मेटल निफ्टी मेटल बढ़ा 2.5%, एनर्जी बढ़ा 1.8%, और हेल्थ, ऑटो और प्राइवेट बैंक ये 1% गिरे हैं। दूसरी ओके। बात, एफपीआई की सेलिंग लगातार चल रही है। बीच में जबकि बाइंग आई थी, जबकि लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक बाइंग करी थी उन्होंने। पीछे बाइंग आई थी, लेकिन नेट सेल में मैं आपको फिगर देता हूं कि जी। यदि हम देखें ना कि टिल डेट पूरे साल के अंदर अब तक 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 2,40,000 करोड़ का एफपीआई ने माल बेचा है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 6,28,000 करोड़ का माल खरीदा है। लेकिन फ्राइडे को एफपीआई ने 6,769 करोड़, मतलब ये 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 6,769 करोड़ का माल बेचा है, और जी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 7,068 करोड़ का माल लिया है। और यदि पिछले बिल्कुल। वीक की बात करें तो एफपीआई की नेट सेलिंग 2,102 करोड़ की है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की नेट बाइंग 18,804 करोड़ की है। और यदि हम पूरे मंथ की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो सेलिंग है पूरे मंथ में नेट के अंदर 2,347 करोड़, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की नेट में बाइंग पूरे महीने अक्टूबर के अंदर 52,794 करोड़। राइट। अच्छा, एक यानी कि न्यूज यानी
जी, यानी कि 2347 2347 करोड़ का माल जो है ना एफआईआईज ने बेचा है अक्टूबर महीने में, और 52,794 करोड़ का माल डीआईआई ने डोमेस्टिक खरीदा है, लिया है। डोमेस्टिक से खरीदा है। तो सुभाष जी, अगर इसी उसमें एक चीज और मैं सेक्टर की बात करना चाहता हूँ, पीछे कुछ दर्शक ने कमेंट्स किए थे कि जो रियल सेक्टर है उसका अभी स्कोप नियर फ्यूचर में कैसा दिखाई दे रहा है, कितनी ग्रोथ की संभावना, अगर हम ईयर ऑन पूरे अगर हम ईयर की अगर माने तो कितने परसेंट की आपको उसमें ग्रोथ दिखाई देती है पूरे एक साल में, या देखो, ऐसे ही रहेगा, रियल माइनस रहेगा? रियल एस्टेट में ग्रोथ रहेगी, क्योंकि जो मान लो जैसे अभी जीएसटी रेशनलाइज हुआ है, 2.5 लाख करोड़ की सेविंग है, डायरेक्ट टैक्स घटा है, उसमें भी सेविंग है। तो जो ये पैसा एक्स्ट्रा पैसा आता है पब्लिक के हाथ में, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? शेयर में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, है नहीं, या जी डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो जी सब जगह थोड़ा 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 थोड़ा, और तो वो डिमांड को बढ़ाता है। तो और जी कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है, और मिड इनकम ग्रुप वैसे ही ग्रो कर रहा है, वो डिमांड, उसकी भी डिमांड वैसे भी बन रही हुई है। तो मतलब रियल एस्टेट आने वाले टाइम में बेटर है ना। बेटर और है, एक बिल्कुल चीज ठीक और है। है, जी यूएस अभी 1 अक्टूबर को शटडाउन हुआ था, जी 31 अक्टूबर तक शटडाउन नहीं खुला है। ओके। तो वहाँ की जो फ्लाइटें हैं, वहाँ के जो कंट्रोल है, ट्रैफिक कंट्रोल, वहाँ पे भी प्रॉब्लम बढ़ गई है, फ्लाइटें कम कर दी है नहीं, वहाँ ओके। लोग नहीं आ रहे बगैर सैलरी के। वहाँ लोगों को दिक्कत है, तो वो लोग हम्म। आ नहीं रहे। तो यूएस में वैसे, यूएस की इकोनॉमी सही कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, शेयर मार्केट भी बेटर हो रहा है, लेकिन शटडाउन की वजह से कई डेटा नहीं आ रहे। तो ये राइट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी यदि इमीडिएटली सोल्व नहीं हुआ तो। लंबा टाइम सॉल्व खींच नहीं, रहा है shutdown में। लंबा टाइम, और ये जो शटडाउन है इससे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वही अफेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल। अब सुभाष जी, एक चीज और बताइए भी, वैसे आपने गोल्ड की बात करी कि भाई जब लोगों की बचत होती है तो पैसा कहाँ निवेश करते हैं, गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं। तो गोल्ड के ऊपर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने लास्ट टू लास्ट वीक बोला था कि भाई शेयर गोल्ड और सिल्वर, दिवाली से पहले आपने बोला था 30% की करेक्शन आएगी, उसके लिए कॉशियस रहना चाहिए निवेशकों को। तो उस पर भी बात करेंगे, और करेक्शन उसके बाद से आनी शुरू भी हो गई। सुभाष जी, अगर अब हम देखें नेक्स्ट वीक, जो 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का सप्ताह रहेगा हमारा, इसमें किस तरह का आपको मार्केट दिखाई दे रहा है? निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रेंज रहने वाली है? देखिए, रेंज का मैं आपको बताता हूँ। जी, क्योंकि हाँ, 25,400 से 26,400 निफ्टी। 25,400 से 26,400 निफ्टी। ओके। हाँ, बैंक निफ्टी 57,000 से 58,800। 57,800 से 58,800, या नहीं नहीं, 57,000 से 57,000 से 58,000? 58,800, यानी कि मतलब 1800 1800 पॉइंट की दे रहा हूँ। 1800, 1800 पॉइंट। 2,000 की बजाय 1800 को दे रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब आप ऐसा तो नहीं कहीं लोगों के प्रेशर में आने लग गए कि भाई सुभाष जी 2-2 हजार की रेंज दे देते तो थोड़ा घटा देता हूँ इस बार? नहीं नहीं, मतलब मैं प्रेशर में नहीं आता, ये कैलकुलेशन का हिसाब है अच्छा अच्छा, हाँ कि, फिर ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब कहीं कैलकुलेशन ऐसा का ना हो हिसाब कि प्रेशर में आने से कैलकुलेशन बदल नहीं दें। नहीं नहीं। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो कहते हैं ना, जिसपे जो कमांड बन जाए, जो अपना सही चल रहा हो, तो उसको छिड़ना नहीं हाँ हाँ, चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा देखिए, हाँ गोल्ड की आपने बात की रविंदर जी। जी। गोल्ड, अभी गोल्ड एमसीएक्स 1,21,284 चल रहा है। हाँ और गोल्ड का पर ओंस भाव देखें तो 4100 के आसपास है, $41 यूएस डॉलर पर ओंस। जी। अच्छा, लेकिन क्या है कि जब ऐसा मार्केट होता है, ये हम्म। क्या, सेंट्रल बैंक की बाइंग एक तो है इसके अंदर, जी एक इसमें कारण क्या क्या बनते हैं तेज जाने के। मान लो चाइना और यूएस डील खटाई में पड़ती है, जी और टैरिफ लगाता है, झगड़ा रहता है, तो गोल्ड और जी बढ़ जाएगा। जी और यदि ये रिजोल्व हो जाता है, इंडिया यूएस डील, चाइना यूएस डील, चाइना और हम्म। यूएस का ज्यादा इम्पैक्ट है गोल्ड के ऊपर, जी तो ये जी थोड़े नरमी की तरफ जाता है गोल्ड। जी और ये जैसे मैंने पहले भी बताया था
कि ETF गोल्ड इनकी बाइंग बनी हुई थी, पीछे सेल भी कर दिया था, फिर दोबारा बाइंग भी बनी हुई है, क्योंकि ये सट्टे में भी फंसा हुआ है जी जो प्लेयर है ना, क्योंकि इसका तेज यदि जब गिरेगा, जब ये सट्टा निकल जाएगा तब गिर हम्म सकता है, और हम्म इनकी सेंट्रल बैंक की बाइंग खत्म हो जाएगी तो ये 25-30% गिर सकता है। इसका ये मतलब ओके। नहीं है कि अभी इमीडिएट गिर रहा है, मेरा तब भी मतलब नहीं था कि ये जल्दी गिरेगा, हाँ जी, और अभी बिल्कुल गिर भी आपने सकता है। जी जी बिल्कुल आपने नहीं कहा था कि नेक्स्ट वीक हाँ गिर जी, जाएगा, नेक्स्ट तो महीने ये गिर अभी जाएगा। अभी बढ़ भी सकता है, लेकिन ये हाँ है जो मैंने ये कहा है कि भी जो आदमी इस सट्टे के अंदर नहीं फंसना चाहे तो ये अच्छे रेट है अपने निकलने के लिए। अपने निकलने के लिए बिल्कुल आपने हाँ ऐसे ही जी, कहा था, आपने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि कल गिरेगा, एक महीने बाद गिरेगा। कहते हैं गिरावट पक्की है, गिरावट तय है, तो और हो सकता आएगी है आगे जब ये आगे टॉप बढ़ से के 25-30% के नीचे आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। और सुभाष जी एक चीज़ और बताइए, इसी के साथ-साथ क्रूड ऑयल की बात करें, तो क्रूड ऑयल जिस तरह से पीछे तेज़ी से गिरावट आई थी, पिछले 2 हफ्तों में आई थिंक थोड़ी-सी उसमें वापस बाउंस बैक किया है। तो अभी क्रूड ऑयल का स्टेटस क्या लग रहा है? क्योंकि आप तो यूएस बताई है कि 31 देखिए, अक्टूबर तक का शटडाउन है, रहा है क्रूड, मतलब। हाँ, क्रूड यूएस वाला जो है 61-44 का है, और जी, ब्रांड क्रूड 65-87, 65.87 है ओके। ना। हाँ, तो क्या है कि अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हुँ, न ज्यादा बढ़ रहा है न घट रहा है, क्योंकि जी, अभी इंडिया ने 5 शिप ले लिए उससे ही, रसिया की कंपनी से, जो अभी जी, जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब इंडिया उस चीज को नहीं मान रहा। हुँ, तो इस तरह की यदि और इनपुट आता है ऐसे, और खरीद होती है, तो ये इम्पैक्ट धीरे धीरे तेजी है कम हो जाएगी, हुँ, और उसका प्रोडक्शन नहीं उठता है, और वो बेच नहीं पाती है वो कंपनियां, तो रेट और बढ़ जाएंगे। तो रेट इसमें और कई बढ़ जाए। फैक्टर्स है। बिल्कुल ठीक बात। तो सुभाष जी एक बार मैं दर्शकों के लिए आपने जो रेंज दी है वो मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। निफ्टी आपने कहा है कि 25,000 से लेकर 26,400 के बीच में रहने की संभावना है, और बैंक निफ्टी 57,000 से लेकर 58,800 के बीच में रहने की संभावना है। एक बार मैं फिर से दर्शकों को बता देता हूँ कि जो रेंज दे रहे हैं, तो रेंज हम किसी भी तरह से आपको ये नहीं सलाह कर रहे हैं कि आपने कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है या कहाँ पे निवेश करना है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी तरह की निवेश करने की या ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं। यदि आपको ट्रेड करनी है या इन्वेस्ट करना है, तो आपको अपनी वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। और यदि आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो आप एसएमसी ग्रुप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां आपको फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाएंगे जो आपको सही सलाह देंगे कि आपका पैसा कैसे आगे बढ़े। तो सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, मेरा और सभी लगातार व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, है जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों इसी तरह से जुड़ते रहें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंचाते रहें, ताकि वह भी फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में समझ सके। क्योंकि ये 15-20 मिनट का जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो उसमें हम ग्लोबल क्यूज के ऊपर भी बात कर लेते हैं, देश के अंदर भी जो चर्चाएं हो रही होती हैं फिनेंस से रिलेटेड, वो भी उस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि जिसका इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पर पड़ता है। तो आप क्योंकि इस शेयर वीडियो मार्केट को हमारे देश की न्यूज से ही नहीं चलता, ये जी ग्लोबल न्यूज से, और देश की न्यूज, इंडस्ट्री की न्यूज, कॉर्पोरेट की न्यूज, इकोनॉमी की न्यूज, मैंने और बहुत सारे न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी पे भी डिपेंड कर जाता है, पॉलिटिक्स के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है, और कई बार नेचुरल जो गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड कर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चलता है, तो सारी बातें हम लोग कई बार कर लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, बहुत और बहुत इसी तरह से धन्यवाद जी, बहुत बहुत